नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। देश में कमजोर पड़ा कोरोना, अब तक 7 मिलियन से ज्यादा लोग हुए ठीक, 53,370 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना की रफ्तार कमजोर होने के साथ साथ मरीजों के ठीक होने की दर में भी तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शनिवार को भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की तादाद 7 मिलियन यानी 70 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में वसूली दर लगभग 89.78% हो गया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में कोरोना से 70,16,046 लोग उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 67,549 संक्रमित लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं, जबकि लगभग 53,370 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर देश में अब तक कोरोना के करीब 78,14,682 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में वायरस से 650 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना बीमारी के कारण देश में कुल 1,17,956 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,80,680 है। सक्रिय मामलों में गिरावट को कोविड-19 के खिलाफ भारत में चल रही जंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पीएम मोदी को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। गुजरात के किसानों को पीएम मोदी की सौगात, किसान सूर्योदय योजना का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना, पीडियाट्रिक हॉट अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री ने UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े बाल चिकित्सा अस्पताल का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा वह अहमदाबाद सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया गया है। विस्तार परियोजना के पूरा होने के बाद बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़कर 1251 हो जाएगी। यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक होगा। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एयर क्वालिटी, दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका बना आनंद विहार, दर्ज किया गया AQI 729। दिल्ली का आनंद विहार बीती रात यानी 23 अक्टूबर को रात 9 बजे प्रदूषण के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंचा, जहां AQI 729 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद के लोनी का AQI भी 500 के पार दर्ज किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि आनंद विहार में बीती रात 11 बजे प्रदूषण का स्तर कुछ कम हुआ और AQI 565 दर्ज किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार 19 अक्टूबर को यहां का AQI 238 पुअत दर्ज किया गया था। वहीं 20 अक्टूबर को आनंद विहार का AQI 269 पुअत दर्ज किया गया था। -21 अक्टूबर को AQI का ये आंकड़ा 259 पुअत दर्ज किया गया था और 22 अक्टूबर को आनंद विहार का AQI 286 पुअत दर्ज किया गया था। यानी कि हफ्ते में शुरुआत से लेकर शुक्रवार तक प्रदूषण का स्तर रोज बढ़ता गया और शनिवार की शुरुआत होने से पहले इस मौसम का अब तक का सबसे प्रदूषित क्षेत्र आनंद विहार बन गया। आनंद विहार वो इलाका है जहां रेलवे टर्मिनल होने के साथ मेट्रो स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी है। दूसरे राज्यों से आ रही डीजल से चलने वाली बसों के लिए बस अड्डा भी यही बना है। बड़ी तादाद में ऑटो भी यहां से बनकर चलते हैं। सड़क पर ट्रैफिक का भारी दबाव भी रहता है, जो इस हवा की गुणवत्ता में अपना हिस्सा डाल देती है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज छूट को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर 6 महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान संचयी ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को RBI की तरफ से कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था। उसके बाद यह दिशानिर्देश आया है। 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के लिए उठा सकते हैं लाभ। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित ऋण खाते पर योजना का लाभ ले सकते हैं। यह लाभ 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के लिए है।
इसके अनुसार जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल ऋण 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवास ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन कर्ज, एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम, टिकाऊ उपभोक्ता सामान के लिए लिया गया कर्ज, खपत के लिए लिया ऋण आएगा। बिहार चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव आरजेडी ने घोषणा पत्र किया जारी, 10 लाख सरकारी नौकरी और किसानों के कर्ज माफ का किया ऐलान। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। उन्होंने आज 10 लाख नौकरियों और बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के अपने वादे को दोहराते हुए पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। राजद ने घोषणा पत्र का नाम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मात्र घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है, जो पूरा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरियां हमारा वास्तविक वादा है। हम एनडीए सरकार की तरह 50 लाख नौकरियों के नकली वादे भी कर सकते थे। तेजस्वी ने कहा, बिहार सरकार आसानी से 4 लाख नौकरियां दे सकती है। राज्य में 2.13 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 60 प्रति वर्ष खर्च किया गया है। नीतीश कुमार शेष 40% 80,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाए हैं, जिसमें आसानी से लोगों को नौकरी दी जा सकती है। उन्होंने कहा, हम बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें राष्ट्रीय रोजगार औसत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह बदलाव का हमारा वादा है। यह एक प्रतिज्ञा है। हम इसे एक वास्तविकता बना देंगे। मैं दोहराता हूँ, नीतीश कुमार थके हुए हैं और वह बिहार के प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में बेरोजगारी, महामारी के कुप्रबंधन और प्रवासियों के प्रति उदासीनता के मुद्दों पर भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। दुर्गाष्टमी के पावन पर्व पर पीएम मोदी ने की देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए माता महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन तेज और ओज से परिपूर्ण हो। मोदी ने कहा कि महाअष्टमी के विशेष अवसर सभी को बधाई। मैं मां दुर्गा से सभी के जीवन में खुशी, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि नवरात्रि में आज के दिन दुर्गाष्टमी की अधिष्ठात्री देवी महागौरी की विधि विधान से पूजा होती है। मेरी कामना है कि माता महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन तेज और ओज से परिपूर्ण हो। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि सभी को श्री दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की शुरुआत पर उन्होंने लिखा था कि नवरात्र तप, साधना और शक्ति उपासना का प्रतीक है। मां भगवती सभी पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। यूपी से बड़ी खबर। मिशन शक्ति अब के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क के लिए होगा सुविधाओं से लैस क्लास रूम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिलाओं की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इसके लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का अभिनव कार्यक्रम एक साथ प्रारंभ किया जा रहा है। अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी ने वर्चुअल माध्यम से महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। 7 दिनों में कई कार्यक्रम शुरू किए। सीएम ने कहा कि पिछले 7 दिनों में अभियान के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। समाज से जुड़ी तमाम समस्याओं को जानने, समझने और उनके समाधान तलाशने के लिए एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से हम रचनात्मक रूप से प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का नया भाव जागृत करने में सफल होंगे। अगले साल नवरात्रि तक चलेगा मिशन शक्ति। सीएम ने कहा कि यह अभियान अगले साल बासंतिक नवरात्रि तक जारी रहेगा। आज 7वें दिन 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ मिशन शक्ति अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है। सुरक्षा प्रदान करने, मदद करने या फिर समाज के किसी भी अभियान से सबसे पहले पुलिस जुड़ती है। पिछले दिनों में पुलिस के कई कार्य दिखाई दिए। भूकंप को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भूकंप से कांपे 2 देश, मेघालय से बांग्लादेश तक महसूस हुए झटके, दहशत में लोग। दुनिया भूकंप के झटकों से इस साल कई बार डगमगा चुकी है। भूकंप के झटकों का ये सिलसिला जारी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शनिवार को भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में आज सुबह 8.51 पर धरती कंपन पाने लगी। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई। लगातार भूकंप से कांप रही धरती। प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया के कई देश परेशान हैं। पहले ही मानसून की मार, बाढ़, भयानक आग और कोरोना से जनजीवन त्रस्त है। इन सब के बीच लगातार भूकंप के झटकों से डर का माहौल बना हुआ है। लगातार आ रहे भूकंप से वैज्ञानिक भी चिंता में हैं। इसे किसी बड़ी तबाही का संकेत माना जा रहा है। मेघालय में 2.9 तीव्रता का भूकंप। इसी कड़ी में आज पहले मेघालय में भूकंप के झटके को महसूस किया गया तो उसके बाद बांग्लादेश में भी भूकंप आया। मेघालय के री भुई में 2.9 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया।
पिछले कुछ समय से मेघालय और मणिपुर में भूकंप का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। वहीं सुबह बांग्लादेश में भी भूकंप से धरती कांपी। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक बांग्लादेश में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। हालांकि इस दौरान फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। एयर इंडिया की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर आज हो सकती है अहम बैठक, कई वरिष्ठ मंत्री होंगे शामिल। एयर इंडिया में विनिवेश को देख रहे मंत्रियों के शीर्ष समूह की आज 24 अक्टूबर 2020 यानी शनिवार को बैठक होने की संभावना है, जिसमें कर्ज के रिस्ट्रक्चर के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये मुख्य निर्णय ऐसे समय में आ सकते हैं जब विनिवेश की 31 अक्टूबर 2020 की समय सीमा तेजी से खत्म होने के करीब है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एआईएसएम एयर इंडिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य इसमें भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार दिसंबर तक प्रारंभिक बोली या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो एआईएसएम की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, वो सौदे के वित्तीय ढांचे के संबंध में होगा, जिसमें बदलाव हो सकता है, विशेष रूप से एयरलाइन के कर्ज के संबंध में। एयर इंडिया 2007 के बाद से सरकारी स्वामित्व वाली घरेलू ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के साथ विलय के बाद से घाटे में चल रही है। तब से केंद्रीय संसाधनों पर दबाव डालते हुए सरकारी बजटीय सहायता पर उड़ान भर रही है। इंडिया और चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट विवाद के बीच इसका बड़ा बयान, चुनाव के बाद भी चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होगा अमेरिका। अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनावों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव के बाद भी वहां की सरकार भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में भारत का साथ देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हो रहे चुनाव के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों के बाद भी भारत को समर्थन जारी रखेगा। जिस सवाल के जवाब में एक अधिकारी ने कहा कि हाँ, अमेरिका राष्ट्रपति चुनावों के बाद भी चीन के खिलाफ भारत का समर्थन करेगा। चुनाव के बाद भी भारत को समर्थन जारी। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास यह विश्वास करने लायक ऐसा कोई कारण नहीं है कि नए शासन में भारत को लेकर उसकी रणनीति बदलेगी। भारत के साथ जो रणनीति ट्रंप के प्रशासन में है, वही चुनाव के बाद भी भारत के साथ वही रहेगी। एक अधिकारी ने आगे कहा कि अमेरिका की सरकार भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद पर चुनाव के बाद रक्षा बिक्री, अभ्यास और सूचना साझा करने के माध्यम से पूरी तरह समर्थन जारी रखेगी। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम भारत के साथ उसका सहयोग करते रहेंगे, सिर्फ हिमालयी क्षेत्रों में तनाव के संबंध में नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।